अच्छा जी, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। हमने कहाँ तक बात की थी? हमने बात की थी इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है, ठीक है, दोनों के दरमियान आखिर लिंक क्या है। अब हम क्या बात करेंगे? मैम मैम इसमें हम नेशनल इंटीग्रेशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। वेरी गुड, पॉइंट बताएं आप। पॉइंट वैसे आपको पता है सारा, ये जो हमने पोलराइजेशन की बात की है ना, यस पोलराइजेशन मैम। असल में ये इंटीग्रेशन का ऑपोजिट ही है, ठीक है, कि हम पोलराइज हो रहे हैं, हम डिवाइड हो रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू कीप अप विद द यूनिटी। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस और इलिटरेसी की पॉलिटिक्स चल रही है हमारे मुल्क में। ओके तो मैम। आप ये लिख सकते हैं इसमें, आपको इसमें आप ऐड कर सकते हैं लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, इसी में ऐड कर दें आप, बिकॉज वो बात एक ही हो जाएगी ना, आपकी रेपिटेशन आ जाएगी इस वजह से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे सोचने की क्या बात है। आप सब भी सोचे, मैं भी सोचती हूँ। मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि अब हमारे मुल्क में ऑल द डेमोक्रेसी, और आपको पता है डेमोक्रेसी का पहला कॉन्सेप्ट यही होता है कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, खास तौर पे एजुकेशन, हेल्थ और ये सब मिलेंगी। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप इंडिया में देख लें, ठीक है, स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसीज में आप देख लें, वहां पे क्यों एक डिक्लाइन आया है, ठीक है, वहां पे एक रैम्पेंट इलिटरेसी क्यों चल रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फैक्टर्स, ठीक है, ये हम उसमें लिखेंगे, वे फॉरवर्ड में लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर rampant illiteracy in democracies। मैम इस तरह के ऐसे में हम डेमोक्रेसी और एजुकेशन को अलग-अलग डिस्कस करके फिर भी कोरिलेट कर सकते हैं ना, या नहीं? क्या मतलब, आप क्या कह रहे हैं? आप पहले डेमोक्रेसी को डिस्कस करें फिर लिटरेसी को करें? यस। कर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पूरे ऐसे में दोनों का रिलेशन ही बनाना है, सो दे डोंट स्टैंड अलोन ना, अकेले वो स्टैंड ही नहीं करते। मतलब आप डेमोक्रेसी को अगर आप अकेले डिस्कस कर रहे हैं, आप हो सकता है कि उसके एजुकेशन वाले पहलू की बजाय किसी और पहलू पे जा रहे हैं, वहां पे आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। सो इट्स बेटर टू प्ले सेफ एंड सेव योर टाइम। अब समझिए, आपने पहले सिर्फ डेमोक्रेसी पे लिखा, 7 पॉइंट उसमें लिख दिए, आगे इलिटरेसी पे लिखा, 5 पॉइंट उस पर लिख दिए, फिर आपने दोनों के रिलेशन पे लिखा, 10 पॉइंट उस पर लिख दिए, फिर आपने फैक्टर्स पे लिखा, फिर 5 पॉइंट उस पर लिख दिए। दैट्स टू लेंथी, ठीक है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, वरना मसला कोई नहीं है, आप लिख सकते हैं। आपने स्मार्ट अप्रोच लेके चलनी है, ओके। उसके बाद जी हम आते हैं फैक्टर्स पे। अच्छा, इलिटरेसी एट ग्लोबल लेवल, ठीक है जी, चलें जी देखते जाते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो पॉवर्टी चल रही है पूरे मुल्क में, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। अब जहाँ पे भी डेमोक्रेसी आप देखें ना, फ्री मार्केट है ना, कैपिटलिज्म है, तो क्या हो रहा है वहां पे? हम्म, जो इनइक्वालिटी है बढ़ती चली जा रही है, और गुर्बत इंतहा की हद तक। अभी मैंने इंडिया में देख लें, उस दिन मैं देख रही थी, एक बंदे ने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर डोनेट किए हैं, ठीक है, वो इतना अमीर है, और बाकी एक इंडिया के अदर हाफ पे देखेंगे कितने बुरे बुरे गुर्बत में लोग फंसे हैं, खाने खाने के भी काबिल नहीं है वो। पाकिस्तान में भी अब यही हाल है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लीडिंग टू इनइक्वालिटी। अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स बना सकते हैं ना, तो आई विल इनकरेज कि आप ना सेंटेंस की बजाय फ्रेज लिखें, ठीक है, मेरे ख्याल में वो अच्छा इम्पैक्ट करता है आपके ऐसे पे। उसके बाद है, उसके बाद हम लिखेंगे कि सोसाइटल बैरियर्स जो, ठीक है, क्योंकि हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, सोसाइटल बैरियर्स कौन कौन से बताएं? सोसाइटल बैरियर्स फॉर एग्जांपल ऑर्थोडॉक्स कल्चर, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में कह लें आप, ऑर्थोडॉक्स कल्चरल वैल्यूज, जैसे लड़कियों को कहते हैं क्या करेंगे भाई, बढ़ा के शादी हो जानी है इनकी, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि
असल में लोगों के अंदर ना एक वो जज्बा ही नहीं है, इसको हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे रूलर्स है ना, उनके अंदर एक पॉलिटिकल विल ही नहीं है। एक्सीलेंट राइज इन एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद मैं लिख सकती हूँ नंबर 4 पे के लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। फिर आखिरी पॉइंट लिखते हैं। आखिरी पॉइंट में लिखूंगी कि अब देखिए किस किस का रोल है इसमें। आप समझते हैं इसमें मीडिया का रोल है? हाँ वो वही है, लीडरशिप क्वालिटीज वही है, पॉलिटिकल विल भी वही है। अगर किसी के अंदर पॉलिटिकल विल होगी तो पॉलिटिक्स में आने का मतलब यही होता है कि आप लीड करते हैं लोगों को, आप उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, आप एक लीडरशिप रोल में, ठीक है। उसके बाद राइज इन एक्सट्रीमिज्म एंड पॉलिटाइजेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एंड पोलराइजेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। एंड में लिख सकती हूँ कि नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया या इररिस्पांसिबल रोल ऑफ मीडिया। मीडिया आगे में कॉलन डाल के लिखूंगी स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जिस बारे में मीडिया को बताना चाहिए उस बारे में बताता नहीं है वो, फजूल की बातों में ये लोग लगे रहते हैं। अच्छा, अब मैंने देखे दोनों की कोरिलेशन की भी बात कर ली, मैंने फैक्टर्स की भी बात कर ली। आपको लगता है कि हमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है, या फिर अब मुझे जाना चाहिए वे फॉरवर्ड की तरफ कि इन फैक्टर्स को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, या फिर आप समझते हैं कि कोई और पॉइंट लिखना चाहिए? इम्पैक्ट तो हमें पता है ना, इम्पैक्ट यही है ना कि अगर इलिटरेसी होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। देखें ये हमने इसमें सारा कुछ बता दिया है कि दोनों का एक दूसरे पे क्या असर है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज है इलिटरेसी, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपकी डिक्लाइन हो रही है। ये तो हमने बता दिया है वकास, आपने रेपिटेशन नहीं करनी है, इम्पैक्ट की बात हो गई है। देखिए मैंने बोला ना कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहे। उस वजह से मैंने कहा कि मैसेज इलिटरेट है जिसका इम्पैक्ट ये है कि वो रूलर्स को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं हम अपने लीडर्स की जिसकी वजह से वो करप्ट हो जाते हैं, ये भी इम्पैक्ट है ना। ये सारे कॉज एंड इफेक्ट वाले पैटर्न है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट वाला वो फॉलो करना होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप लोग बताएं, सारा आप बताएं, डू यू थिंक इट्स एनफ? नाउ वी शुड मूव टू वे फॉरवर्ड, क्योंकि वे फॉरवर्ड भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखनी है। यस अरुज, इनफ है ये। It's- सो वी आर मूविंग टू वे फॉरवर्ड नाउ, ओके। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रिकमेंडेशंस वे फॉरवर्ड। कुछ वर्ड्स होते हैं ये आपने रट लेने हैं, ठीक है। फॉर इन्फॉर्म्ड, वेल अवेयर एंड एजुकेटेड सोसाइटी, या फिर एजुकेटेड masses इन डेमोक्रेसी, ठीक है। चलें जी, अब रिकमेंडेशंस पे आते हैं। अब देखिए हम, क्योंकि हम इन सब पे ना एक एक पैराग्राफ लिखेंगे तो, और लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने, सो इट्स नॉट पॉसिबल। 7 फैक्टर्स हमने ये लिख लिए, एक डिफाइन करने के लिए भी लिखेंगे, फिर 7 8 ही हो गए, ठीक है। हम अपने पैराग्राफ गिनते हैं, देखें एक, ये 2, इसमें 2 3 आ जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में तो काफी आती हैं, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, इसको भी आप सब हेडिंग बना सकते हैं अगर आपने लंबी करनी है, ठीक है। चलो 1 2 3 4, 4 और 5, 5 और 7 12, 12 13, 13 और 5 18, 18 पैराग्राफ। आपको इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि आप वाकई में इतना कुछ लिखे हैं। आपने बीच में एग्जांपल्स देनी है, सोचना भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सो इट्स बेटर कि उसको आप लिमिटेड रखें, ठीक है जी। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट में हम लोगों ने करना है अब अपनी वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है, स्टार्ट करते हैं जी। बेसिकली मैंडेटरी एजुकेशन हम रखते हैं, ठीक है। मैंडेटरी एजुकेशन
फॉर एवरीवन, या फिर इसमें हम इडियम यूज कर सकते हैं फॉर ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब यही होता है। बेसिक ह्यूमन राइट्स में सब आ जाएगा। विकास, आप लोग यही गलती करते हैं। आपको पता है गलती आपकी क्या है? गलती ये है कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स बहुत सारे हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइट टू एजुकेशन। जब वो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, आपने भी राइट टू एजुकेशन की ही बात करनी है। आपने नहीं कहना कि भाई इनको फेयर ट्रायल का राइट दें, आप इनको वो खाने का दें, आप इनको लिबर्टी दें, आप इनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दें, आप इनको फ्रीडम ऑफ असेंबली दें। आपने ये नहीं कहना। आपसे जो बात पूछी गई है, यू हैव टू स्टे रेलेवेंट। ज्यादा पाकिस्तानी लोग, हम लोग यही गलती करते हैं कि हमसे पूछा कुछ जाता है, हम कहते हैं उससे थोड़ा सा भी कुछ रिलेट करता है ना, वो भी लिख लो। सो ट्राई टू स्टे रेलेवेंट। रेलेवेंट लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ओके, इसमें हम क्या करते हैं? दूसरा पॉइंट मैं कह सकती हूँ कि अब देखें, सिर्फ एजुकेशन की बात होगी, ठीक है? जो फैक्टर्स है ना, उन्हीं को उल्टा कर लें, आपका ये बन जाएगा। समझ लगी आपको? फैक्टर्स को ही उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा, आपके इम्पैक्ट्स बन जाएंगे, रिकमेंडेशन बन जाएंगे, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव रोल ऑफ यूएन। ये यूएन के मेंबर्स तो है ना सारे, सो मोस्टली इफेक्टिव रोल ऑफ यूएन टू फोर्स, फोर्स नहीं कह सकते, टू प्रेशराइज, हाँ, टू बाइंड, ठीक है, डेमोक्रेसीज, टू इम्पार्ट एजुकेशन। और एजुकेशन भी नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। आपके क्लास में आउटलाइन बना के कोई भी नहीं दिखाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है और यही आपने पैटर्न फॉलो करना है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि आप किसको उल्टा करें। अब मीडिया की बात करते हैं, ठीक है? मैंने ऊपर कहा है ना कि मीडिया का नेगेटिव रोल है, इररिस्पांसिबल रोल, तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि विजिलेंट। मीडिया एक विजिलेंट बन के रहे। मीडिया कहे कि क्यों यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे इतने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है, यहाँ पे टीचर्स नहीं अच्छे, यहाँ पे सिलेबस नहीं अच्छे, यहाँ पे करिकुलम में ये मसला है। मीडिया जब बोलेगा तो क्यों नहीं लोग बात मानेंगे, ठीक है? तो विजिलेंट रोल ऑफ मीडिया। उसके बाद मैं कहूंगी यार के, अच्छा सबसे पहले जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, तो मैं लिखूंगी पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट हायर या मस्ट रिक्रूट एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या आपको पता है जब वो खुद एजुकेटेड होंगे तभी तो अपने इलाके के लोगों को भी एजुकेशन देंगे, वरना वो जमशेद दस्ती जैसे जाली डिग्री लेके आ जाएंगे। बल्कि हमारे ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे ही हैं, तो उनको क्या लगे अवाम के हालात से, वो खुद ही जब नहीं पड़े हुए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन वे ऑफ एजुकेशन, वेरी गुड। तो प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स की बात करें? फिर आपने जनरलाइज्ड बात कर दी। आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि विकास आप यहाँ हर पे आखिर दे रहे हैं। आइडेंटिफाई करके भी अगले ने कंफ्यूज ही रहना है, आपने पूरी उनको क्लियर कट बात करनी है। आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ एजुकेशन, ठीक है? आई थिंक दिस इज इनफ। अब हम नंबर 6 पे लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी अगर आपके पास टाइम बचता है ना, तो इसको लिख ले। एक सेकंड, मुझे लगता है इसको मुझे वहां लेके जाना चाहिए, इसको मिटा ही देते हैं यार। अब ये क्या मजाक है। Just one second, ठीक है? दिस इज इट।
अभी कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगी? क्रिटिकल एनालिसिस तो आप इसके दौरान कर रहे होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन आर पोल्स अपार्ट, ठीक है। जब मैं ये सारा लिख रही हूँ ना, इस सारे में मैं क्रिटिकल एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक खास तौर पर। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है आप किसी भी डोमेन को, किसी भी पहलू को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी पहलू को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंक्लूजन है, आप सिंपली समराइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। You are simply summarizing all the points that you have discussed in the essay or while writing your essay. So conclusion is actually a summary, और उसके अलावा जो critical analysis है, that is an analysis of whatever you are discussing. उसका आप criticize कर रहे हैं उसके points को, ठीक है। तनकीदी जायजा जिसे हम कहते हैं, तनकीदी जायजा ले रहे हैं। conclusion क्या होगा? conclusion वही आपने thesis को कर लेना है कि unless the masses are educated, ठीक है, तो मैं लिखूंगी unless the people are educated and informed, yeah, तब तक क्या नहीं हो सकता? The dream of democracy, ideal democracy, ठीक है, या इक्वल, जस्ट एंड फेयर, एक जैसे ही वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंड प्रॉस्परस डेमोक्रेसी कैन नॉट बी फुलफिल्ड, सॉरी, ड्रीम क्या होती है, कैन नॉट बी अचीव्ड। तो साइज 12 एक्चुअली 12 करते हैं। ये हो गया जी आपका कंप्लीट, इसको अपने यहाँ तक लेके आना है। अच्छा, यहाँ गौर से देखें, आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी मैंने आपको कहा था अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो एजुकेशन से रिलेटेड है 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी, जो हमने आगे वो किया है। इक्वल एक्सेस टू राइट्स, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन भी तो एक फंडामेंटल राइट है ना, तो मैं लिखूंगी इक्वल एक्सेस टू राइट्स। उसके अलावा डेमोक्रेसी की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे रेलिवेंट हैं, ये बताएं मुझे। यहाँ पे रेलिवेंट है तो बहुत सारी, जी बोलिए, कोई एक एक बताते जाएं अगर आप लोगों को ध्यान में आ रहा है तो, वरना मैं आपको बता दूंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम्म, नहीं पता, गेस करें ना, चलें। अगर एजुकेटेड मुआशरा होगा तो वो अच्छे लीडर्स चुनेगा। नहीं, वो तो चुनेगा, लेकिन डेमोक्रेसी की खसूसियात क्या है, डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, जो कि एजुकेशन के साथ रिलेट कर रही हैं यहाँ पे। सबसे, और मैं कैसे तो सिविल लिबर्टीज होती हैं, ठीक है, सिविल लिबर्टीज भी इंपॉर्टेंट है कि आपको लिबर्टी है। यहाँ पे आप सिविल सोसाइटी के रोल को भी डिस्कस कर सकते हैं, बाकी में उनका एक रोल है। तो इसके बाद बताएं, सिविल लिबर्टीज होती है, और क्या होता है डेमोक्रेसी में? हम्म, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन। सिटीजन आपको पहले तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब उनको पता होगा कि हमारा क्या रोल है, तो उनको पता तब होगा जब वो एजुकेटेड होंगे। अल्टीमेटली आपके जो नुक्ता एंड हो रहा है ना जिस बात पे, वो एजुकेशन पे ही होना चाहिए, ठीक है, कि हमारी बात ही वहां पे हो रही है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा? वोटिंग राइट, ठीक है, पार्टिसिपेशन वही है वकास, हाँ, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, गवर्नमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट करना तो वो यही काम करके कर सकते हैं। उसके अलावा इन सब में से देखें, इन सब में से देखें क्या क्या आ रहा है। नीचे हमने जो फैक्टर्स लिखे हैं उनमें देखें,
सोचें सोचें। नहीं समझ में आ रही? मैं फ्री नहीं हो रही, मेरी क्लास हो गई। फ्री एंड फेयर ट्रायल्स, ट्रायल्स के एजुकेशन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, आई थिंक सो। एहतसाब भी किसी का कर सकेंगे, कर सकते हैं। अच्छी डेमोक्रेसीज में हम एहतसाब भी कर सकते हैं कि जब लोगों को पता होगा, उनके हकूक का पता होगा, उनकी जिम्मेदारियों का पता वो होगा। तो हमने कह दिया ना कि इक्वल एक्सेस टू राइट्स, उनको एक्सेस तभी मिलेगी ना, क्योंकि आप अवेयरनेस लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ये हो सकता है कि इनलाइटनमेंट ऑफ पीपल, या फिर इनलाइटनिंग द मैसेज, या इनलाइटेंड मैसेज। ठीक है, इनलाइटेंड मैसेज क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लोगों के अंदर होनी चाहिए। बस ये आपकी होगी आउटलाइन कंप्लीट। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी उसमें। अब आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा जिसमें आप लोगों ने खुद आउटलाइन बनानी है। ठीक है, बेसिकली आउटलाइन में देखिए क्या किया है हमने। एट द टॉप ऑफ आउटलाइन पेज राइट योर थीसिस, ये लिखी है मैंने। ओके, उसके बाद नंबर्ड लिस्ट, ये देखिए नंबर्ड लिस्ट भी आ गई है। रोमन न्यूमेरल्स भी मैंने वहां पे किए हैं, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी फॉलो किया है। ठीक है, हर चीज आपके सामने प्रैक्टिकली हो गई है, तो आई थिंक आपको समझ आ गई है। अच्छा, सपोर्ट बीनीथ ईच मेन पॉइंट। ठीक है, देखें। अच्छा, रोमन न्यूमेरल्स इंडिकेट योर मेन आइडियाज, ईच मेन आइडिया सिंगल पैराग्राफ। अब आप देखें यहाँ पे, इस पे एक पैराग्राफ आएगा, इस पे एक आएगा, इस पे एक आएगा, इस पे एक आएगा, इस पे एक आएगा। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन आइडिया में क्या है, रीजन है, टाइप और रोल, सिमिलैरिटी और डिफरेंस, कॉज और इफेक्ट। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट किया है। ओके, या फिर रीजन। नंबर 4 में हमने रीजन फैक्टर्स मेंशन किए ना, इसका मतलब वी हैव मेंशनड द रीजंस। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें टाइप्स ऑफ सपोर्ट कैसी देनी, एग्जांपल, इंस्टेंसेस, स्टार्स, एनेक्डोट्स, कोटेशंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। जब हम बात करते हैं विदाउट एजुकेशन आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव्ड, आप एग्जांपल्स दें डेवलप्ड नेशंस की। ठीक है, अवेयरनेस, अनअवेयरनेस में आप एग्जांपल दें हमारे मुल्क की। ब्लाइंड फॉलोइंग में आप हमारे मुल्क के फिर से एग्जांपल, या फिर किसी नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल ले लें। बहुत सारे, एक वो भी ब्राजील का भी एक लीडर था, उसकी एग्जांपल ले लें। illiterate masses cannot hold their rulers accountable us। ये देखें यहाँ पे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, साउथ एशियन पॉलिटिक्स में ना ये ट्रेंड खास तौर पे प्रेवलेंट, ऑल्दो पूरी दुनिया में है, लेकिन ज्यादा। और आपको पता है, जब भी आपने कोई भी बात करनी है उसको पाकिस्तान से रिलेट जरूर किया कीजिए, क्योंकि वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान, हमने पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बनानी है। ठीक है, हमने हर मसले को पाकिस्तान के जाविये से देखना है, सो इट्स बेटर कि आप उस पर्सपेक्टिव से देखें। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आ गया ये आउटलाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ईच पॉइंट का मतलब होता है वन बॉडी पैराग्राफ, ये वन बॉडी पैराग्राफ, ये हमने इसी तरह से किया है सारा। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर देख लें, ये आपको समझ खैर आ ही गया होगा, हमने कर जो लिया है। ओके, ये स्ट्रक्चर जहन में रखें, आपको कोई भी ऐसे मतलब लिखना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है ना, और आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी की है, तो आप उनको ऑर्डर करना आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। वकास एक सेकंड, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। ओके, सो हाउ डू आई क्रिएट एन आउटलाइन। आउटलाइन आपने बनानी कैसे है, ये एक पैटर्न है, बूल। ठीक है, BOOL, बूल। यहाँ पे आप क्या करते हैं, बूल में नंबर 1 इज ब्रेनस्टॉर्म, number 2 is organize, number 3 is order, number 4 is label. So there are many ways you can organize an essay. Remember, the writing assignment may give you clues about how to organize your essay. A well-structured thesis too may help you to shape your outline. So सबसे पहले आप सोचेंगे ब्रेनस्टॉर्म सारी डायमेंशंस को लेके, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज करना है उसको। ठीक है, यानी अगर पॉलिटिक्स वाले आइडियाज को एक साइड पे कर देना, क्योंकि हमने उसको सब हेडिंग के अंदर लिखना है ना। सोशल इवल्स को एक साइड पे कर देना, क्योंकि उसको उसकी सब हेडिंग के अंदर लिखना है। ओके, इकोनॉमिक को एक साइड पे कर देना, उसको उसकी सब हेडिंग के अंदर लिखना है। उसके बाद ऑर्डर करना है, अरेंज मटेरियल इन अ लॉजिकल ऑर्डर अप्रोप्रिएट टू योर टॉपिक। देखिए, जनरल टू स्पेसिफिक, क्रोनोलॉजिकल, पॉइंट बाय पॉइंट हमने किया था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। उसके बाद क्रिएट मेन एंड सब हेडिंग्स। Creating an outline will make organizing your thoughts a lot easier, either before or after you have written an initial draft.
Even if you end up departing from the structure you create with the outline, making any kind of outline will be beneficial to your. लोग कहते हैं कि यार अपना आउटलाइन बाद में लिखो, इससे पहले लिखो। मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। आई डोंट थिंक सो कि इतना इसका ना कोई फायदा है, क्योंकि आउटलाइन आपको चाहिए इसलिए होती है। मैं तो एक पेज खोलती थी, पीछे लिख के आउटलाइन देखती थी, फिर अगला देखती थी, इस तरह से करती थी। तो मतलब एक पॉइंट लिखा, अगला लिखा, अगला लिखा, बाद में लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और मे भी आपके पास टाइम भी ना बचे, फिर क्या करेंगे? आपके आउटलाइन के 20 नंबर तो चले गए। ओके, तो ये सारा मेथड आपने फॉलो करना है। वकास आपका सवाल था, आप पूछिए सवाल, फिर हम एंड करते हैं, ठीक है? आई आल्सो हैव टू गो समवेयर। ये जो पैराग्राफ की स्टेटमेंट हमने देनी होती है, मतलब इसका रिमाइंड में नहीं आ रहा है कि क्या इसके लिए अप्रोप्रिएट लफ्ज यूज करते हैं। इसको हम एज हेडिंग लिख सकते हैं, जिस तरह आपने अभी पीछे आउटलाइन में लिखा भी है। थीसिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? जी, जो हर पैराग्राफ में हम लिखते हैं ना, मतलब वो तो एक थीसिस स्टेटमेंट तो जनरलाइज पूरे ऐसे की हमने लिखी ना। अब जो होता है आप उसमें से मुझे बताएं एग्जांपल, में समझ जो नहीं आ रहा। पैराग्राफ हर एक, मतलब हर एक जो नहीं 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 नहीं, वो पैराग्राफ का काश मेन वो आइडिया आपने होता हेडिंग है। नहीं लिखनी। आप कह रहे हैं कि जैसे आपने इक्वल एक्सेस टू राइट्स के बारे में लिखना स्टार्ट करना है, आप ऊपर हेडिंग देंगे इक्वल एक्सेस टू राइट्स? ये पूछ रहे हैं आप? वकास, हेडिंग्स आपने ऐसे में नहीं देनी। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको लिखना नहीं आता, वो हम अगले उसमें क्लास में कर लेंगे, बट यू डोंट नीड टू गिव हेडिंग्स। आपके नंबर नहीं होते हैं, एंड इवन द फ्लो इज नॉट केप्ट इंटैक्ट। जब आप हेडिंग लिखते हैं ना, आपके ऐसे का फ्लो मुतासिर हो जाता है, क्योंकि बार बार ब्रेक आती है बीच में। जब ऐसे में ब्रेक आती है ना, तो रीडर का इंटरेस्ट नहीं रहता। हो सकता है पहला पॉइंट उसे अच्छा लगा, अगला वो पढ़े ही नहीं, ओके ठीक है यार ये तो फजूल है। जब आप उसको लिंक करते हैं ना, बाय यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स, बाय यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स, तो वो फ्लो इंटैक्ट रहता है और वो पढ़ता है, ठीक है? हेडिंग्स नहीं देनी आपने, लिंकिंग वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करके उसका फ्लो बरकरार रखना है, ओके? और किसी का सवाल है तो पूछिए, मैम वरना हम एंड करते हैं। मैं आपको लेक्चर सेंड कर देती हूँ, ठीक है? इसको मैं पीडीएफ में करके आपको सेंड करती हूँ। मैम अपना एक आप लिखा हुआ ऐसे भी अगर दिखा दें। यार मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखा था। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन और आउटलाइन लिखे थे। एक लिखा था, वो शायद मेरे अपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, अभी मैं घर हूं ना, तो कल मैं जाऊंगी तो आई विल सी। लेकिन वो बिल्कुल एक डायग्नोस्टिक टेस्ट था, उसमें मैंने लिखा था। बट जस्ट टू शो यू द स्ट्रक्चर एंड फ्लो, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है? बाकी आई विल ट्राई टू राइट एन एसे ऑन दिस आउटलाइन, ठीक है? सिर्फ आप लोगों को ना वो गाइड करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग लिख रहे हैं ऐसे, आप मुझे सेंड करें, मैं आपको इवेलुएट कर दूंगी, ठीक है? मतलब इवेलुएट करके सेंड कर दूंगी, उसमें आप लोगों ने मसला नहीं लेना, मतलब टेंशन नहीं लेनी कोई भी, ठीक है? तो बाकी आपका होमवर्क जो है ना, वो मैं आपको रात को दूंगी। वैसे भी आप सबने टेस्ट ही देने हैं, तो आप टेस्ट दें अपना। और हो सकता है कल आप लोगों का भी टेस्ट हो आउटलाइन का, या फिर अभी तक जो भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, आउटलाइन पढ़ी है, कुछ भी है। तो ख्याल रखें अपना आप लोग। मैम और मैंने आपको एक आउटलाइन सेंड की थी, वो काइंडली चेक कर दीजिएगा। हाँ, आपके एसे के अंदर ही जो आउटलाइन थी, आपने इंट्रो हाँ, भेजा एक था ग्लोबल check वार्मिंग होने की के ऐसे की लिए? मैंने इंट्रो इंट्रो के साथ आउटलाइन भी भेजी थी। चले मैं वो चेक करती हूँ, वापस आके करती हूँ, ओके? आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है मैडम, थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफिज। मैं अभी ये सेंड कर रही हूँ क्लास में, रिकॉर्डिंग जब हुई तो कर दूंगी, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।